हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू एनएस इंग्लिश एकेडमी। दिस इज सोनिया गाइज। इन टुडेज वीडियो लेट्स रिवाइज कंप्लीट लिटरेचर फॉर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन. Well, this is most important video because it is based on revision purpose. Okay, so first we will cover Indian English literature as well. जितना भी major authors and major works we have discussed in past videos, let's revise them in chronology manner, in which I'll discuss first with you all Bankim Chandra Chatterjee's Raj Mohan's Wife, first Indian English novel, which is most important in examination में भी आपको from this particular novel type of questions मिलते हैं. You keep in your mind. इसमें आपको मतांगिनी मिल जाएंगी जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो बेसिकली वाइफ हैं आपके राजमोहन की, और किस तरीके से वो सफ़र कर रही है अपनी लाइफ में. तो दिस इज़ द नॉवल अबाउट ओनली द थिंग यू कीप इन योर माइंड. एंड यू कीप इन योर माइंड, ये जो नॉवल है इट वाज रिटन बिफोर बंकिम टर्न टू बंगाली नॉवेल्स. क्योंकि इन्होंने ये जो नॉवल लिखा था राजमोहन्स वाइफ, इन्होंने ये तब लिखा था व्हेन ही बिफोर बंकिम टर्न टू बंगाली नॉवेल्स. ठीक है. और यहाँ पर आपको ब्रिटिश विक्टोरियन फिक्शन एज वेल आपको ब्लेंडिंग्स मिल जाएगी रोमांस, क्राइम एंड डोमेस्टिक ड्रामा की. ये सभी चीज़ें आपने ध्यान में रखना है. कॉम्प्लेक्स फीमेल साइकोलॉजी को यहाँ पे शो किया गया है. फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल कंसीडर इसको किया जाता है. सो एंड सो फोर्थ. नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट टोरू दत्त, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. और इनके जो आपको मेजर टू वर्क्स डिस्कस करने हैं और रिवाइज करने हैं फॉर पर्पस अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन concern, ancient ballads and legends of Hindustan, Ashif Clint in French field. So guys, if I talk about Toru Dutt, you see Toru Dutt one of most important, जो बहुत ही यंग एज में इनका डेथ हो गया था. एंड मैं आपको बता दूं, इनको द कीट्स ऑफ इंडिया भी कंसीडर किया जाता है. द कीट्स को हम लोग रोमांटिक एज में स्टडी करते हैं ब्रिटिश लिटरेचर, बट वी कंसीडर द कीट्स ऑफ इंडिया टोरू दत्त. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है बिकॉज ऑफ इनका जो लिरिकल ब्यूटी रहता है अपने वर्क्स में. ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग टोरू दत्त. एज वेल वन ऑफ द फाउंडर कंसीडर की जाती है इंडियन इंग्लिश पोइट्री की. शी रॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड बंगाली, दीज ट्रायो लैंग्वेजेस शी यूज्ड वाइल शी रॉट वर्क्स. अभी जो 2 वर्क्स आपको ज़रूर से रिवाइज करने, एंशियंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इंपॉर्टेंट वर्क, तो ये इनका पोस्टमस पब्लिश हो रहा है बिकॉज शी डेड, राइट. और 1882 द ईयर. यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने जो इंडियन मिथ है और जो पुरानिक स्टोरीज़ है उनको रिटेल किया है, लाइक रामायण हो गया, महाभारत हो गया और आपका विष्णु पुराण हो गया. तो कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाएगा इंडियन थीम्स का एज वेल द इंग्लिश रोमांटिक स्टाइल का. अभी लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द अनदर वर्क, अशीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड. This is 1876. Keep in your mind, first book of poetry in English by an Indian woman. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. This is the collection of French poems जिसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है into English, right? तो बेसिकली फ्रेंच जो इनकी पोएम्स थी उसका ट्रांसलेशन into English है ये, जो आपके सामने यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है. अशीफ ग्लिंट इन फ्रेंच फील्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रॉम दिस ऑल्सो. ओके, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन. रमेश चंद्र दत्त. सो गाइज मैं आपको बता दूं, रमेश चंद्र दत्त जो हैं आपके इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर हैं, हिस्टोरियन हैं, इकोनॉमिस्ट हैं एंड ऑफ कोर्स नॉवेलिस्ट हैं, राइट. की फिगर भी कंसीडर किए जाते हैं बंगाल रेनेसा में. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, बंगाली रेनेसा के की फिगर कंसीडर किए जाते हैं आपके रमेश चंद्र दत्त. इंपॉर्टेंट है. और इनके जो 2 वर्क्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, द लेक ऑफ पाम्स एज वेल वी हैव इंडियन इपिक्स रिटोल्ड. इन दोनों को आपने रिवाइज करना है. दिस इज केम 1902. कीप इन योर माइंड, इट्स अ हिस्टोरिकल रोमांस, बेसिकली नॉवल है जो बेस्ड है राजपूत जो हिस्ट्री है ना उदयपुर की, यानी कि मेवाड़, उस पर बेस्ड ऑन ये स्टोरी है, जिसमें इन्होंने राजपूत जो है उनकी लॉयल्टी, उनके लव के बारे में और जो इंडियन शिवलरी है, जो करहज है, बेसिकली उसको टारगेट किया है. इसको बेसिकली आपने रिवाइज करना है. एंड वी हैव द नेक्स्ट वन, इंडियन इपिक्स रिटोल्ड, जो इनका ड्यूरिंग 1898 टू 1900. सी ये इंग्लिश वर्ड्स है जिसमें इन्होंने जितना भी इंडियन एंशियंट टेक्स्ट है उसको इन्होंने रेंडरिंग किया है. लाइक यहाँ पर आपको रिटेलिंग मिल जाएगा रामायण महाभारत का. यहाँ बेसिकली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है इंडियन इपिक स्टोरीज टू वेस्टर्न ऑडियंस इन सिंपल इंग्लिश, राइट. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ब्लैंक वर्ड्स इट वॉज यूज्ड. एंड नेक्स्ट वी हैव श्री अरबिंदो. So guys, most important, Sri Aurobindo, Indian philosopher, poet and yogi, also nationalist we consider and key figure of spiritual nationalism and integral yoga.
ये सभी चीज़ें एसोसिएटेड है इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिगार्डिंग श्री अरबिंदो। और आप देखेंगे इनके वर्क्स में आपको ब्लेंडिंग्स देखने मिल जाएगी, ऑफ कोर्स इंडियन स्पिरिचुअलिटी विद वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट वर्क। सबसे पहले मैं आपको इनकी सावित्री जो इंपॉर्टेंट वर्क है इसके बारे में बात करूँ, जिसमें आपको अप्रोक्स 24,000 लाइन्स मिल जाएंगी। इट्स अ एपिक, ये इनका एक एपिक है, मतलब लॉन्गेस्ट पोयम है इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर श्री अरबिंदो, ओके। और ये बेस्ड ऑन है सावित्री और जो सत्यवान का लेजेंड है ना महाभारत में, उस पर बेस्ड ऑन है ये, ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट रिटेलिंग, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये एक एलेगरी है, राइट। इट्स एन एलेगरी ऑफ द सोल्स एवेल्युएशन, और जहाँ पर स्ट्रगल दिखाया है अगेंस्ट डेथ एंड डिवाइन विक्ट्री, राइट। और इसमें आप देखेंगे कंसाइंसनेस की बात की है टुवर्ड्स फेट एंड डेथ। ये सभी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, श्री अरबिंदो बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी जो फिलॉसफी है इंटीग्रल योगा। इंटीग्रल योगा, दिस इज द वर्ड, और यू अंडरस्टैंड कि ये एक की वर्ड है जो आपका एसोसिएटेड है विद श्री अरबिंदो। इट कैन बी आस्क्ड डायरेक्ट इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, बी प्रिपेयर्ड। अभी लेट्स क्विकली रिवाइज द लाइफ डिवाइन, अगेन फिलोसॉफिकल प्रॉस रिटन बाय अरबिंदो, ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल वर्क इट वॉज कंसिडर्ड, बिकॉज इसमें आप देखेंगे इन्होंने इंटीग्रल योगा जो इनका बेसिकली एसोसिएशन आई हैव डिस्कस्ड अभी आप लोगों को मैंने बताया, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस पर्टिकुलर अपने प्रॉस वर्क में भी एक्सप्लेन किया है एंड एवोल्यूशन किया है टुवर्ड्स द कंसाइंस। यहाँ पर बेसिकली इन्होंने ह्यूमन लाइफ इज नॉट द एंड, द डिवाइन वर्क्स थ्रू इवेल्युएशन के बारे में बात किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली टॉक्ड अबाउट द सीक्रेट ऑफ द वेद। ये बेसिकली अरबिंदो का इंटरप्रिटेशन है ऑफ द ऋग्वेद। तो यहाँ पर इन्होंने जो ऋग्वेद भी स्टडी इन आर संस्कृत, राइट। तो आप देखेंगे जो ऋग्वेद का बेसिकली इंटरप्रिटेशन है वो इन्होंने इस अपने पर्टिकुलर वर्क में दिया है, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, जहाँ इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो वेदास होते हैं वो किस तरीके से सिंबलाइज करते हैं या साइकोलॉजिकल हैं, नॉट मेयरली रिचुअलिस्टिक, ठीक है। वो रिचुअल से ही एसोसिएटेड नहीं है बल्कि सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल भी है। इस आर्ग्यूमेंट को इन्होंने टारगेट किया है अपने इस वर्क द सीक्रेट ऑफ द वेदा में। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि दीज कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सो श्री अरबिंदो से अभी हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि सबसे पहली चीज़ इनकी जो पोइट्रीज रहती है वो मिस्टिकल, फिलोसफिकल और सिंबॉलिक रहती हैं। सावित्री इनका इपिक और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड वर्क है। द लाइफ डिवाइन इनका फाउंडेशन टेक्स्ट कंसीडर किया जाता है इंटीग्रल योगा में, ठीक है। एंड द सीक्रेट ऑफ द वेदा, जहां पर इन्होंने री इंटरप्रीट किया है ऋग्वेद को। सो वी हैव डन श्री अरबिंदो हियर। अभी लेट्स टॉक अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लिश वर्क्स ट्रांसलेशंस। So guys, let's talk about Rabindranath Tagore, one of most important, in fact, first Asian. Let me change my pencil first. So guys, where I was first Asian Nobel Prize winner है आपके रविंद्रनाथ टैगोर in 1913। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, फर्स्ट एशियन नोबेल प्राइज विनर है इन लिटरेचर में, राइट। कई बार मैंने आपके साथ रिवाइज किया है, अगेन लेट्स रिवाइज क्विकली, लेट्स रिवाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग रविंद्रनाथ टैगोर। पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामेटिस्ट, पेंटर एंड कंपोजर रहे हैं अपने लाइफ टाइम में, एंड ऑफ कोर्स की फिगर भी रहे हैं बेंगॉल रेनेसा। तो अभी मैंने आपको बेंगॉल रेनेसा से एसोसिएटेड एक और की राइट के बारे में डिस्कस किया था। वी हैव रमेश चंद्र दत्त एंड नेक्स्ट वी हैव रविंद्रनाथ टैगोर। सो यू सी, अभी इनका जो ये वर्क है गीतांजलि, आप देखेंगे एग्जामिनेशन में ना, अभी रिसेंटली जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपके हो रहे हैं, इन दैट एग्जामिनेशन ऑफ योर रविंद्रनाथ टैगोर का कोई भी इंपॉर्टेंट प्ले, उनका कोई भी पोएम उठा के दे दी दे एंड दे आस्क अबाउट डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक ईयर ऑफ पब्लिकेशन, और मतलब बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। सो आपने प्रिपेयर रहना है। इनके जितने भी वर्क्स हैं, आई हैव डिस्कस्ड व्हेन आई प्रिपेयर विद यू ऑल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो यू सी कि आपने जितना भी वर्क्स इनके प्रिपेयर करना है, मैंने वो सभी प्रॉपर लिस्ट आपके साथ डिस्कस किया था। अभी लेट्स रिवाइज सम मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस वीडियो जहाँ से रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं, लाइक गीतांजलि आई टॉक्ड अबाउट, ये इनका 1910 में आया था, फर्स्ट 1910 में, ठीक है, बंगाली में लिखा था, और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया था दैट वाज केम इन 1912। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। एंड ये इसको सॉन्ग ऑफरिंग भी बोला जाता है, लिरिक पोइट्री है इनका ये, जिसमें आप देखेंगे कि जो इसका ट्रांसलेशन है इट इज़ डन बाय टैगोर हिमसेल्फ एंड यीट्स
रॉट द इंट्रोडक्शन। जो गीतांजलि का इंट्रोडक्शन है इट वॉज रिटन बाय W.B. येट्स, और इस वर्क के लिए इनको, गीतांजलि के लिए, नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। इस पोयम में आप देखेंगे इन्होंने डिवोशन, डिवाइन, स्पिरिचुअल सरेंडर, सिंप्लिसिटी के बारे में डिस्कस किया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द होम एंड द वर्ल्ड। दिस इज 1916। ये इनका पॉलिटिकल नॉवल है। स्वदेशी मूवमेंट जो 1900 बंगाल में था ना, अर्ली 1900, सो बेसिकली उसी को यहाँ पे टारगेट किया है। इसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे लाइक निखिल, बिमला, संदीप, जिन्हें आपने ज़रूर से स्टडी करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रू नेशनलिज्म एंड अग्रेसिव नेशनलिज्म बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स आपको इस पर्टिकुलर इनके पॉलिटिकल नॉवल में देखने मिल जाएगी। ओवरऑल इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव साधना। In other word you guys can say the realization of life। साधना का मतलब क्या होता है? The realization of life, right? ये इनका बेसिकली 1913 में आ रहा है। स्पिरिचुअल प्रॉस है, लेक्चर है जो बेसिकली टैगोर ने डिलीवर्ड किया था इन दी यूएसए में इन्होंने इस लेक्चर को डिलीवर्ड किया है। और आपको मैं बता दूं इसमें इन्होंने जो बेसिकली बात की है, जो थीम इन्होंने डिस्कस किया है, इट इज़ अबाउट यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द यूनिवर्सल सोल। तो उस यूनिटी के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। इन्होंने फाइंड किया है डिविनिटी इन एवरीडे लाइफ, एज वेल इन्होंने रिलेशनशिप टारगेट किया है बिटवीन मैन, नेचर एंड द इन्फिनाइट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स अनदर इंपॉर्टेंट राइटर फ्रॉम द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइज नेक्स्ट हमारे पास मेजर फिगर में सरोजनी नायडू हैं, जिन्हें आप द नाइटिंगेल ऑफ इंडियन भी बोलते हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बिकॉज इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर लीडिंग इंडियन इंग्लिश पोइट्स में से एक है अर्ली 20th सेंचुरी की। एंड इनकी जो पोएम्स रहती हैं वो ज़्यादा मेलोडी, कॉलर, इंडियन थीम पर बेस्ड ऑन होती है। फॉकलोर भी कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है। एंड आप देखेंगे इन्होंने किस तरीके से रिक्रिएट किया है इंडियन लाइफ की, जो फेयर्स हैं, बाजार हैं, जो पैलेसेस हैं, रिचुअल्स हैं और नेचर है, उन सभी को, राइट। और ओवरऑल द मेन थिंग यू कीप इन योर माइंड, इनका जो इन्फ्लुएंस्ड है ये ज़्यादातर रोमांटिसिज्म से रही है फ्रॉम द ब्रिटिश लिटरेचर, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन इमेजरी को ये एक्सप्लोर करती हैं। अभी जो इनके वर्क आपको डिस्कस करने हैं, मैंने आपको रिवाइज कराने, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, दिस इज 1905। इट्स अ फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन बाय आपकी सरोजनी नायडू, जो बेस्ड ऑन है लव, नेचर, इंडियन फेस्टिवल्स। और इसमें आपको जो फेमस पोएम्स मिल जाएंगे लाइक बंगाल सेलर्स हो गए, विलेज सॉन्ग हो गए, द इंडियन वीवर्स हो गए। क्योंकि पोएम से भी क्वेश्चन मिलता है, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। इस पर्टिकुलर कलेक्शन में जो इनकी पोएम्स हैं, कुछ फेमस पोएम्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया लाइक बैंगल सेलर्स हो गया, विलेज सॉन्ग हो गया, द इंडियन वीवर्स हो गया, दीज आर एसोसिएटेड विद दिस पोएट्री कलेक्शन। यू कीप इन योर माइंड, डायरेक्ट क्वेश्चन यू गेट इन योर एग्जामिनेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, द बर्ड ऑफ टाइम, this is 1912 and what exactly it is, it's a more mature philosophical poetry। ये इनका मोर मिच्योर फिलोसॉफिकल पोइट्री है, जहाँ पर डीप पर आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा ऑन लाइफ, डेथ, नेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे जो थीम्स इन्होंने डिस्कस किए, जैसे पैसेज ऑफ टाइम, मोरालिटी हो गया, फिलोसॉफिकल आपका डिवोशंस हो गया, मिस्टिसिज्म हो गया, तो यही सभी चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। और इस पर्टिकुलर जो इनका पोइट्री कलेक्शन है, इसमें आपको फेमस पोएम्स मिल जाएंगी लाइक द गिफ्ट ऑफ इंडिया। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, द गिफ्ट ऑफ इंडिया। हर एक राइटर का जो भी वर्क हम लोग रिवाइज करते हैं, वी हैव लॉट ऑफ फैक्ट्स बट वी कैन नॉट अवॉइड दैम, क्योंकि एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट नॉलेज ऑफ योर लिटरेचर। जितना नॉलेज आपको लिटरेचर का मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ रिविजन वीडियोज ऑफ माई चैनल, यू प्लीज गैन इट, क्योंकि ये आपको किसी ना किसी रूप में हेल्प करेगा इन योर एग्जामिनेशन। क्योंकि एग्जामिनेशन में वही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं जिनके पास एक प्रॉपर नॉलेज है रिगार्डिंग दियर लिटरेचर, राइट। सो आपने अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर करना है। अभी लेट्स टॉक अबाउट इनका जो नेक्स्ट वी हैव द ब्रोकन विंग, दिस इज 1917 और यू सी दिस इज द थर्ड मेजर कलेक्शन। तो यहाँ पर मैंने आपको ओवरऑल 3 मेजर पोइट्री कलेक्शन सजेस्ट कर दिए हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं 1917 में। और यहाँ आप देखेंगे इन्होंने इमोशनल जो पेन है, लॉस, स्पिरिचुअल जो लॉन्गिंग है, उसको कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया है, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे सोरो, डिवोशन टू इंडिया, पर्सनल इनर स्ट्रगल। और इसमें जो फेमस पोएम्स हैं इनकी, द सॉल्स प्रेयर हो गया, द पर्दा नशी हो गया, द टेम्पल हो गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रॉम दिस कलेक्शन सो मैनी जो पोएम्स हैं वो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में मैचिंग्स क्वेश्चन में पूछी जाती है। ओनली फॉर नॉलेज यू मस्ट ओनली
लुक अप ऑल दी पोएम्स जो आपकी इंक्लूडेड है, ईच जो आपके कलेक्शन है रिटन बाय सरोजनी नायडू। तो मेरा पर्पस यही है। अपार्ट फ्रॉम दिस लेट्स गो क्विकली अहेड टूवर्ड्स दी महात्मा गांधी, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइज एज यू नो महात्मा गांधी लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड पाइनियर भी रहे हैं नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह के। तो मैं आपको बता दूं एग्जामिनेशन में इनके वर्क से आपको क्वेश्चन मिलता है, यू प्लीज कीप इन योर माइंड हिंद स्वराज एंड द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आप देखेंगे एग्जामिनेशन में रिसेंटली जो 225 में आपके यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर के एग्जामिनेशन हुए हैं वहां पर आपसे ये पर्टिकुलर इनके वर्क पूछे गए हैं। बी प्रिपेयर्ड 1909 हिंद स्वराज, ठीक है। ये इनका एक पॉलिटिकल ट्रिटाइज है, डायलॉग फॉर्म में इट वाज रिटन, और आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्रिटिक किया है ऑफ कोर्स मॉडर्न सिविलाइजेशन, जिसे इन्होंने डिसीज बताया है, ठीक है। ट्रू फ्रीडम के बारे में बताया कि किस तरीके से ट्रू फ्रीडम का मतलब होता है स्वराज, ठीक है। सो ओवरऑल यू थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट वी हैव द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसे इन्होंने फर्स्ट रिटन इन गुजराती और उसके बाद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसमें बेसिकली जो पीरियड है गांधी की लाइफ का टिल 1921 तक का जो पीरियड है उसको मेंशन किया गया है। 1927 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिस इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, और ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। वी हैव मोर वर्क्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर आपके जो महात्मा गांधी है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू हियर because I have included only most important and repeated works here, and because we are just revising now. So what we have revised regarding this, एक तो हमने हिंद स्वराज, उसमें हमने क्या देखा कि इन्होंने क्रिटिक किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलिज्म पर, और उसको एक डायलॉग फॉर्म में लिखा है। एंड ट्रू स्वराज के बारे में इन्होंने डिस्कस किया, और जो इनका द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, ये इनका एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है जहाँ पर फोकस किया गया है ऑन गांधी के जितना भी मोरल एवेल्युएशन है उस पर, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट मुल्क राज आनंद। So guys, I have talked many time about मुल्क राज आनंद, one of most important from Indian English literature, जहाँ से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट की अगर मैं बात करूँ, ये ट्रायो आनंद, नारायण एंड राजाराव, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, मैं आपको मुल्क राज आनंद यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ क्विकली, लेट्स रिवाइज। इनको सोशल रियलिज्म और इनकी जो राइटिंग्स होती हैं किस तरीके से पुअर एंड ऑप्रेस्ड जो क्लास है और जो आउटकास्ट है उनको कहीं ना कहीं टारगेट करती है, और इनका जो इन्फ्लुएंस रहता है इट इज़ गांधी, लेफ्ट आइडियोलॉजी एंड डिकन्स एंड टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, इन सभी से इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है इनके वर्क्स का। और इनके वर्क्स में आपको, मुल्क राज आनंद के वर्क्स में आपको क्लास स्ट्रगल, कास्ट ऑपरेशंस, पॉवर्टी, लेबर एक्सप्लॉयटेशंस देखने मिल जाएगा। लेट्स क्विकली रिवाइज अनटचेबल, जो इनका 1931 में आया, सिंगल डे स्टोरी है बक्खा की। वी हैव टॉक्ड मैनी टाइम बक्खा, जो एक स्वीपर बॉय होता है, किस तरीके से वो रियलिटी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से गो थ्रू हो रहा है, ह्यूमिलेट हो रहा है अनटचेबिलिटी के कारण। सो दिस इज द नॉवल अबाउट इवेंट्स इसमें हैपन हुए हैं सिंगल डे में। मॉडर्निस्ट कंप्रेस्ड नैरेटिव है ये बेसिकली। गांधी अपीयर्ड हो रहे हैं एट द एंड गिविंग अ स्पीच ऑन अनटचेबिलिटी, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, this considered first Indian novel to depict caste oppression so realistically, ठीक है। Now let's talk about very quickly कुली, again most important by मुल्क राज आनंद 1936, जहाँ पर आपको मन्नू मिल जाएंगे। मन्नू द प्रोटैगनिस्ट, जो एक ऑर्फन बॉय होता है, मैंने अच्छे से डिस्कस किया है इन माई प्रीवियस वीडियो जहाँ मैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आपके साथ डिस्कस कर रही थी। नाउ इन दिस नॉवल आप देखेंगे एक्सप्लॉयटेशन दिखाया है बेस्ड ऑन चाइल्ड लेबर, क्लास स्ट्रगल। तो मुन्नो की लाइफ बेसिकली सर्कुलेट हो रही है कंप्लीट नॉवल में, किस तरीके से वो मूव हो रहा है थ्रू हाउस होल्ड्स, फैक्ट्रीज, सिटीज़, और किस तरीके से उसने सफरिंग देखा है हर जगह, ठीक है। और एट द एंड आप देखेंगे उसका किस तरीके से टर्बिकुलोसिस से डेथ हो जाता है। सो ओवरऑल यहाँ पर उन्होंने इंडियन वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट किया है। अभी नेक्स्ट वी हैव द विलेज, 1939 पब्लिकेशन। दिस इज द पार्ट ऑफ लालू ट्रिलॉजी। लालू ट्रिलॉजी करके आपने ध्यान में रखना है। दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड ट्रिलॉजी इन एग्जामिनेशन ऑफ योर लालू ट्रिलॉजी, जिसमें आपको द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, दीज ट्रायो पार्ट्स मिल जाएंगे। द विलेज उसका फर्स्ट पार्ट है, लालू सिंह जिसमें आपके प्रोटैगनिस्ट है, और इसमें ना क्लैश दिखाया है बिटवीन इंडियन रूरल ट्रेडिशन एंड जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है उसको, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली
टू लीव्स एंड अ बड, ये इनका 1937 पब्लिकेशन है। क्रोनोलॉजी मस्ट आपको प्रिपेयर करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर नॉवल में देखेंगे आसाम का जो टी प्लांटेशन है उसका इसका सेटिंग रखा है। इसमें एक पुअर पंजाबी पीजेंट है जिसका नाम है गंगू, राइट। तो इसमें आपको गंगू मिल जाएगा एंड ब्रूटल एक्सप्लॉइटेशन आपको दिखने मिल जाएगा जो प्लांटेशन में वर्कर्स के साथ हो रहा है अंडर ब्रिटिश जो प्लांटर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटी कॉलोनियल नॉवल है इनका, जिसमें डार्क रियलिटीज बताई गई है प्लांटेशन स्लेवरी की, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया रिगार्डिंग मुल्क राज, लेट्स क्विकली अगेन रिवाइज। ये पाइनियर है इंडियन इंग्लिश सोशल रियलिज्म के। अनटचेबल इनका सिंगल डे नैरेटिव है जिसमें बक्खा एक स्वीपर बॉय है। कुली इनका चाइल्ड लेबर पर बेस्ड ऑन है जिसमें मुन्नू है और वो किस तरीके से टीबी से उसकी डेथ हो जाती है लास्ट में। एंड टू लीव्स एंड अ बड, ये गंगू का एक्सप्लॉइटेशन दिखाया है इन टी प्लांटेशन में, ठीक है। और द विलेज बेसिकली फर्स्ट नॉवल है लालू ट्रिलॉजी का। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स क्विकली रिवाइज आर के नारायण। सो गाइज लेट्स क्विकली रिवाइज आर के नारायण इन अ सेम मैनर। अभी हमने मुल्क राज आनंद को स्टडी किया, तो इनका जो फुल नेम चलिए मैं नहीं बता रही अभी। वन ऑफ दी आपके ट्रिनिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन में, जैसे कि मुल्क राज आनंद एंड राजा राव के साथ भी कंसीडर हिम। और ये फेमस है क्रिएटिंग द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन जिसका नाम है मालगुडी, ठीक है। तो मालगुडी टाउन जो है बेसिकली एसोसिएशन है उसमें आपके आर के नारायण का। टाइमलाइन ज़रूर से ध्यान में रखिएगा अपने सभी राइटर्स की, मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रही क्योंकि मेरा जो फोकस है आपको सभी कुछ रिवाइज कराना है, बहुत सारा कंटेंट है टुडे आई हैव, सो लेट्स एडजस्ट इट, ओके। तो बेसिकली आप इनके वर्क्स देखेंगे जो सिंपल, ह्यूमरस, रियलिस्टिक और रूटेड होते हैं इन इंडियन मिडिल क्लास लाइफ जो है बेसिकली, और ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, स्मॉल टाउन लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी जो इनका फर्स्ट वर्क है सी स्वामी एंड फ्रेंड्स, दिस इज 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट नॉवल जिसे इन्होंने मालगुडी में सेट किया है, जिसमें आपको स्वामीनाथन, स्वामी एक स्कूल बॉय एज ए प्रोटैगनिस्ट देखने मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर नॉवल में आप देखेंगे चाइल्डहुड जो इनोसेंस है, एक जो फ्रेंडशिप होता है, एक जो स्कूल लाइफ होती है बच्चों की, किस तरीके से रिबेलियन अगेंस्ट रहता है अथॉरिटी, ये सभी चीज़ें मेंशन की हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी में। बहुत अच्छा स्टोरी है इसका, यू नीड टू स्टडी इट क्योंकि यहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो स्वामी जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस होता है, तो उसी को कहीं ना कहीं टारगेट किया है इसके अंदर। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली इनका नॉवल है स्वामी एंड फ्रेंड्स, इसकी कंपेनियन नॉवेल्स भी है लाइक ट्रिलॉजी, इट इज टाइप ऑफ द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर। दीज ट्रायो कंपेनियन नॉवेल्स है जो बेसिकली मालगुडी में सेट हुई है। अभी लेट्स टॉक अबाउट द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये इनका 1937 में आ रहा है। इसमें आप देखेंगे चंद्रन, चंद्रन जो है आपका प्रोटैगनिस्ट है और एक यंग कॉलेज स्टूडेंट होता है मालगुडी का, और इसमें उसका यूथफुल कन्फ्यूज़न, लव एंड सेल्फ डिस्कवरी और इंडियन फैमिली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, राइट, उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। तो किस तरीके से वो एक मालती नाम की जो एक वुमन होती है या लड़की होती है उसके साथ वो ही फॉल इन लव, और बिकॉज ऑफ उसकी क्योंकि मतलब उसका मिस मैच होता है, उनकी जो मैरिज होती है वो फेल हो जाती है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी आपकी समराइज कराने में, यू जस्ट कीप इन योर माइंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स दिखाए फ्रॉम एडोलेसेंस टू अडल्टहुड, ठीक है। साइकोलॉजिकल ग्रोथ आपको इसमें देखने मिल जाएगा विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ दिस नॉवल। अभी नेक्स्ट वी हैव द गाइड। द गाइड, उससे पहले द इंग्लिश टीचर देख लेते हैं क्योंकि 1945 में आ रहा है आपका द इंग्लिश टीचर। सो गाइज ये जो इंग्लिश टीचर है इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ये चीज़ आपने ज़रूर से ध्यान में रखना है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है जिसमें आपको कृष्ण मिल जाएंगे, और इसमें जो कृष्ण है ये कोई और नहीं आपके आर के नारायण की खुद की लाइफ है, जो एक इंडियन मींस जो एक इंग्लिश टीचर होते हैं मतलब नॉवल में। और ये जो स्टोरी है ना उनकी रिलेशनशिप, उनकी जो वाइफ है सुशीला, उसकी किस तरीके से डेथ हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी किस तरीके से फिर वो फॉलो करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ओवरऑल बता दूं, नारायण की ये मोस्ट इमोशनल एंड पर्सनल नॉवल में से एक कंसिडर की जाती है। वैसे इट इज़ सिंगल वन जहां पर इन्होंने मोस्ट इमोशनल एंड पर्सनल थिंग शेयर किया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट वेरी क्विकली 1958 द गाइड, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नारायण की मोस्ट फेमस नॉवल है, और इसमें आपको जो प्रोटैगनिस्ट मिल जाएंगे वो मिल जाएंगे राजू। देखिए इन सभी राइटर्स के जितने भी मैं वर्क्स आपको बता रही हूँ, प्रोटैगनिस्ट सेंट्रल कैरेक्टर आपको ज़रूर से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब ये जो राजू होता है ये टूरिस्ट होता है इन मालगुडी में, ठीक है, और किस तरीके से वो मतलब एक मैनेजर बन जाता है, लवर बन जाता है रोजी का जो एक डांसर होती है, और लेटर ही बिकम अ स्पिरिचुअल गाइड, होली मैन बन जाता है
बाय एक्सीडेंट। तो दिस इज द स्टोरी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर आपको इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, ह्यूमन वीकनेस देखने मिलेगा। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग इनका नॉवल है। और मैं आपको बता दूं, इसको अडॉप्ट भी किया है इनटू द फेमस फिल्म गाइड, राइट, जिसको मतलब देव आनंद ने बेसिकली रोल प्ले किया था। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव डिस्कस्ड। स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, ये सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने यहाँ पे आपके साथ रिवाइज कर लिए। अभी जल्दी से क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं राजा राव। So guys, next quickly revise Raja Rao, one of most important trio of Indian English novelist with Mulk Rajanand and R.K. Narayan. तो guys मैं आपको बता दूं, इनका जो स्टाइल है, इट्स अ philosophical, metaphysical, mythic narrations and of course rooted in इंडियन स्पिरिचुअलिटी। तो आप देखेंगे इनका जो इन्फ्लुएंस रहा है राजा राव का वेदांत में, उपनिषद में, गांधीयन थॉट्स में, इंडियन ओरल जो स्टोरी टेलिंग है उसमें रहता है। और कांथापुरा उसी का एक एग्जाम्पल है, जो इनका 1938 में फर्स्ट नॉवल आया है कांथापुरा। दिस इज अ पॉलिटिकल नॉवल। और मैं आपको बता दूं, फ्रॉम दिस नॉवल आपको कई सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्वेश्चंस मिलते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट इन माय पास्ट वीडियोस। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, वहाँ मैंने इन सभी वर्क्स को मोर डिटेल्ड मैनर में आपके साथ डिस्कस किया है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी फैक्ट्स मैंने आपके साथ साझा किया है। क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा क्विक मैनर में आपके साथ रिवाइज करूँ, तो जस्ट एडजस्ट करना। ओके, सो गाइज, एज आई टोल्ड अबाउट कि ये इनका पॉलिटिकल नॉवल है। स्थूल जो पुराण है, मतलब कि जो विलेज लेजेंड है, जिसे एक ओल्ड वुमन नरेटर ने बेसिकली नरेट किया है। और इसका जो सेटिंग है, ये जो कांथापुरा है, बेसिकली टाइटल है नॉवल का, ये बेसिकली सेटिंग है साउथ इंडियन विलेज, राइट। तो इसका सेटिंग भी कांथापुरा है, जिसमें आपको मूर्ति मिल जाएगा। मूर्ति जो है आपका प्रोटैगनिस्ट है एंड एक यंग ब्राह्मण फॉलोअर होता है ऑफ गांधी का। और किस तरीके से ही ब्रिंग्स नेशनलिज्म एंड नॉन वायलेंस इनटू द विलेज, और जिसकी वजह से क्लैश हो जाता है कास्ट सिस्टम और कॉलोनियल पॉलिसीज में। सो दिस इज बेस्ड ऑन इट। और एंड में आप देखेंगे कि जो विलेज है ना, किस तरीके से डिस्ट्रॉयड हो रहा है, बट द मूवमेंट कंटिन्यूइंग। ठीक है, तो ओवरऑल ये बेस्ड ऑन है गांधीयन फ्रीडम मूवमेंट पर, जो उनकी विलेज लाइफ है। कास्ट ऑपरेशंस एंड वुमेन पार्टिसिपेशन इसमें दिखाया गया है ड्यूरिंग आपका जो स्ट्रगल हो रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो इसमें जो नरेटर हैं बेसिकली अचक्का, वो ओल्ड एल्डरली विमन है, और इसको उन्होंने इमिटेट किया है लाइक ओरल स्टोरी टेलिंग। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, एंड सो एंड सो फोर्थ। अभी नेक्स्ट वी हैव द सर्पेंट एंड द रोप, 1960 पब्लिकेशन। दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल एंड फिलोसॉफिकल बेसिकली वर्क है, नॉवल है आपके राजा राव का, एंड इट कंसिडर राजा राव मास्टरपीस। इसको मास्टरपीस भी कंसिडर किया जाता है ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डील किया गया है स्पिरिचुअल क्वेस्ट एज वेल ईस्ट और वेस्ट जो मेटाफिजिक्स है उसको। इसमें आपको एज ए प्रोटैगनिस्ट और हीरो आपको रामास्वामी मिल जाएंगे, रामा स्वामी। ठीक है, बहुत गंदा राइटिंग आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। ये स्कॉलर होते हैं फ्रॉम इंडिया के, और किस तरीके से इनकी जो मैरिज होती है एक फ्रेंच वेमन से होती है जिसका नाम मेडलिन होता है। तो दिस इज द स्टोरी नॉट ऑफ एनीवन, राजा राव की खुद की स्टोरी है, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ ऑटोबायोग्राफी। तो आप देखेंगे जो रामास्वामी है वो आपके राजा राव है, और उनकी किस तरीके से एक फ्रेंच वेमन मेडलिन से शादी हो रही है, ब्रेक्स ड्यू टू कल्चरल एंड स्पिरिचुअल डिफरेंसेस। भाई मैरिज उनकी ब्रेक्स हो रही है, क्यों? क्योंकि कल्चरल यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है, स्पिरिचुअल डिफरेंसेस देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल आप देखेंगे ही सर्च फॉर ट्रुथ, और अल्टीमेटली ही टर्न्स टूवर्ड्स वेदांतिक रीयूनिसेशंस। ठीक है, तो आप देखेंगे किस तरीके से वो जो एक वेदांत है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो ईस्ट एंड जो वेस्ट का मेटाफिजिक्स है यहाँ पे वो डिस्कस किया है एज ए ऑटोबायोग्राफी, एज ए बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ राजा राव। और इस पर्टिकुलर वर्क को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो माया, एक मैं आपको बता दूं जो कॉन्सेप्ट है, मतलब इस माया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया है। व्हाट वी कंसीडर माया अबाउट इल्यूजन। ठीक है, व्हाट इज इट? इट्स एन इल्यूजन। तो डीपली फिलोसॉफिकल एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, you keep in your mind. Next we have The Cat and the Shakespeare, 1965 publication, short philosophical comic novel it is, allegorical है, humorous है, approach आपको इसमें मिल जाएगा destiny as well लाइफ। तो इसमें आपको गोविंदन नेयर मिल जाएंगे एज अ प्रोटैगनिस्ट। तो जितना भी मैं अभी आपको वर्क बता रही हूँ, जिन जिन राइटर्स के कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं सभी आपको यहाँ पर अगेन रिवाइज करा रही हूँ। आई एम जस्ट राइटिंग ईच प्रोटैगनिस्ट ऑफ द वर्क। तो गोविंदन नेयर जो है क्लर्क होते हैं त्रिवंद्रम के, एंड ही सीज
लाइफ थ्रू सिंपल विजडम, राइट। और इसमें आपको एक श्रीकांत मिश्रा मिल जाएंगे जो स्कूल मास्टर होते हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे जो यहाँ पे कैट है ना एंड द शेक्सपियर, तो ये कुछ सिंबलाइज कर रहे हैं, लाइक कॉन्ट्रास्ट रेफर कर रहे हैं। जो कैट है वो सरेंडर कर रही है ट्रस्ट इन डेस्टिनी लाइक अ किटन कैरिड बाय मदर कैट। और शेक्सपियर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटेलेक्ट, ड्रामा ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। नाउ लेट्स क्विकली मूव टुवर्ड्स द अहेड. So guys, next figure we have Nissim Ezekiel, one of most important and considered father of modern Indian English poetry. Father of modern Indian English poetry. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और ही इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्निज्म, इन्होंने मॉडर्निज्म को भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस किया है, अर्बन सेंसिबिलिटी को भी, अर्बन सेंसिबिलिटी एज वेल, आयरनी हो गया आपका, ठीक है। सो ओवरऑल कॉलिक्वल इंडियन इंग्लिश पोएट्री में ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इनके जो थीम्स रहते हैं बेसिकली बेस्ड ऑन होते हैं अलाइनेशन, और जो सिटी ये बेसिकली टारगेट करते हैं, इट्स अ बॉम्बे। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है अपने वर्क्स में। आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, आयरनी, सेल्फ आयरनी की बात करते हैं। अभी जो इनके मैंने यहाँ पे वर्क मेंशन किए जो हमें रिवाइज करने हैं स्टेप बाय स्टेप, अ टाइम टू चेंज फर्स्ट 1952. What exactly it is? It's a first poetry collection. It's a poetry collection. इनका first poetry collection है जो basically mark कर रहा है beginning of the modernist poetry in India. ठीक है, इसमें इन्होंने self exploration, moral conflicts, search for identity, यही सब तो main आपको features देखने मिलते हैं modernism. यहीं से तो आपको शो ऑफ होता है या आपको कहीं ना कहीं टारगेटेड होता है ये सभी, जहाँ पर आपको थीम्स मिल जाते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो रहा है, एक्सप्लोरेशन नॉट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लोरेशन, मोरल कॉन्फ्लिक्ट, सर्च फॉर आइडेंटिटी, तो ये सभी कैरेक्टरिस्टिक आपको मॉडर्निज्म में मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर थीम भी बेस्ड ऑन इनकी पोएम्स में यही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास नेक्स्ट है द अनफिनिश्ड मैन, दिस इज 1960। आप देखेंगे इसमें जो बेसिकली ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस, एंजाइटी, डाउट, तो बेसिकली इट्स ऑल्सो द कलेक्शन जिसमें आपको नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, राइट, एंटरप्राइज इन इंडिया टाइप ऑफ फेमस पोएम्स देखने मिल जाएंगी। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी द एग्जैक्ट नेम, ये इनका 1965 है। दिस इज ऑल्सो आई थिंक, नॉट आई थिंक एक्चुअली, इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन लाइक मतलब यस मैं थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज थी यहाँ पर। तो ये जो जितने भी मैंने अ टाइम टू चेंज, द अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, ये सभी इनके पोइट्री कलेक्शंस है, ठीक है। और ये जो बेसिकली द एग्जैक्ट नेम है इनका 1965, इसमें आप देखेंगे जो इन्होंने थीम्स डिस्कस किए हैं इस अपनी मतलब कलेक्शन में, क्लैरिटी एंड करेक्ट नेमिंग, और आपका मतलब मॉडर्निस्ट वॉइस को कहीं ना कहीं, अर्बन मॉडर्निस्ट वॉइस है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। तो बेसिकली यहाँ पर मेच्योरिटी आपको देखने मिलेगी निसीम इज़ेकिएल की पोएम्स की, राइट। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज कमला दास। सो गाइज मैं आपको बता दूं कमला दास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वी हैव जितने प्रीवियस हम लोगों ने अभी की फिगर्स डिस्कस किए इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में, कमला दास इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये कन्फेशनल इंडियन इंग्लिश पोइट्स में से एक है। एंड फीमेल डिज़ायर, बॉडी लॉनलीनेस, मैरिज, आइडेंटिटी, ये सभी इनके फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जिस पर ये बात करती है अपनी राइटिंग्स के थ्रू। बोल्ड है, ऑटोबायोग्राफिकल, इमोशनली, मतलब रो स्टाइल शी यूज्ड, ठीक है। और मैं आपको बता दूं इन्होंने 2 लैंग्वेजेस में लिखा है, फर्स्ट वी हैव इंग्लिश एंड मलयालम। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जिसे माधवी कुट्टी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे समर इन कलकत्ता, इनका 1965, ठीक है, 1965 फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन इट इज़। और इसमें आप देखेंगे फीमेल सेक्सुअलिटी, राइट, हीट ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, और किस तरीके से ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशनल पोलाइट इंडियन पोइट्री को इन्होंने टारगेट किया है, ठीक है। ओवरऑल इंपॉर्टेंट है। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माई स्टोरी है इनका 1976, दिस इज ऑटोबायोग्राफी, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, यू कीप इन योर माइंड। ये बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि इसमें ब्रुटैलिटी दिखाई गई है ऑनेस्ट लाइव अकाउंट की, ठीक है। तो इन्होंने इसमें अपनी अनहैप्पी मैरिज, लव अफेयर्स, लॉनलीनेस, सर्च फॉर लव के बारे में डिस्कस किया है, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इन हर ओन लाइफ, सो इट्स अ वेरी हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल, राइट।
क्योंकि भाई एक कन्फेशनल पॉइंट होना बहुत ही बिगेस्ट थिंग होता है। अपनी चीज़ जो आपके एक पर्सनल इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं उससे आप पब्लिकली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड यू जस्ट शेयर विद पब्लिकली, दैट्स अ वेरी बिग डील। तो ओवरऑल आप देखेंगे इन्होंने, क्योंकि ये माई स्टोरी अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा है, इट मीन्स शी हैज़ एक्सप्लेन ईच एंड एवरी जो भी इनको मतलब अपना पेन, जो भी मतलब इनको अपनी लाइफ का मूवमेंट जो भी इनको शेयर करना था पब्लिकली अपने रीडर्स के थ्रू, तो इन्होंने किया। दैट्स वाई इसको हाईली कंट्रोवर्शियल भी कंसिडर किया जाता है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी लेट्स टॉक अबाउट डिसोडेंट्स। दिस इज 1967। ये इनका सेकंड मेजर पोएट्री कलेक्शन है, सेकंड मेजर पोएट्री कलेक्शन इट इज़ बाय कमला दास। और इसमें आप देखेंगे इट्स मोर मिच्योर फर्स्ट ऑफ ऑल और मोर रिबेलियस है ये, क्योंकि इसमें फीमेल डिज़ायर और गिल्ट, ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, बॉडी एज अ साइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है। तो ओवरऑल ये आपकी इंपॉर्टेंट है एंड जो मैंने यहाँ पे वर्क मेंशन किए हैं इन सभी को आपने रिवाइज करना है। अभी लेट्स क्विकली टॉक अबाउट ए के रामानुजन। सो गाइज लेट्स क्विकली रिवाइज ए के रामानुजन। ए के रामानुज जो आपके पोइट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। अभी क्या क्या ट्रांसलेट किया ये भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फोकलॉरिस्ट हैं और लिंग्विस्टिक भी हैं, ठीक है। और इनको कल्चरल ड्यूलिटी के लिए हम लोग जानते हैं, कल्चरल ड्यूलिटी के लिए जानते हैं। इंडिया वर्सेस द वेस्ट, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, ठीक है। और इनके जो वर्क्स दिखते हैं वो आपको उसमें मेमोरी, फैमिली एंड रूट्स, आइडेंटिटी, मैथोलॉजी, हिस्ट्री, ये सभी चीज़ें देखने मिल जाएगी। अभी लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द स्ट्राइडर्स। आपको पता है कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है 1966। दिस इज द फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन। तो मैंने ज़्यादातर पोएट्री कलेक्शंस उठाए हैं आज की वीडियो में, और ये जो इनका पोएट्री कलेक्शन है इट्स बेस्ड ऑन अर्बन मॉडर्निस्ट इंट्रोस्पेक्टिव, जिसमें इन्होंने चाइल्डहुड मेमोरीज, फैमिली रिलेशनशिप, कल्चरल डिस्प्लेसमेंट की बात की है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इस पर्टिकुलर जो इनका पोएट्री कलेक्शन है इसमें जो बेसिकली पोएम्स है उन्हें ज़रूर से आप एक बार लुकअप ज़रूर कीजिएगा। अभी नेक्स्ट वी हैव रिलेशंस। दिस इज 1971 सेकेंड पोएट्री कलेक्शन, इट्स अ सेकेंड पोएट्री कलेक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फैमिली रिलेशनशिप। देखिए ये थीम ज़रूर से माइंड में रखा कीजिए, बेस्ड ऑन किस कोर आइडिया पर है, क्योंकि मैं हमेशा आपको ये डिस्कस करती हूँ, यहाँ से आपको क्लैरिटी आती है जिससे आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं ईजीएस्ट मैनर में। तो इन चीज़ों को अवॉइड मत कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम ईयर ऑफ पब्लिकेशन व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, कोर आइडिया भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है लिटरेचर में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इन्होंने पर्टिकुलर जो इनका सेकंड पोएट्री कलेक्शन रिलेशंस है, इसमें आप देखेंगे फादर सन, मदर सन बॉन्ड इन्होंने दिखाया है, कुछ पोएम्स में आपको देखने मिल जाएगा। कल्चरल इनहेरिटेंस आपको देखने मिल जाएगा। टेंशंस बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस आपको देखने मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं फुल ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल टोन में इन्होंने अपने इस कलेक्शन को दिया है। मतलब इन्होंने जो भी पोएम्स में सिचुएशंस को डिस्कस किया है वो कहीं ना कहीं इनकी खुद की लाइफ से एक्सपीरियंस्ड है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसलेशंस ऑफ क्लासिकल कन्नड़ एंड तमिल पोएट्री, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ए के रामानुजन इज इक्वली फेमस फॉर हिज ट्रांसलेशन वर्क। अब देखिए इनके कौन कौन से वो मेजर ट्रांसलेशन है। एक तो स्पीकिंग ऑफ शिवा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको हेल्प करेगा। स्पीकिंग ऑफ शिवा, ठीक है। दिस इज ट्रांसलेशन वर्क जो इनका 1973 में आ रहा है। ट्रांसलेशन ऑफ 12th सेंचुरी कन्नड़ जो बेसिकली मतलब पोइट्स हैं उनका बेस्ड ऑन है। एंड हाइमन फॉर द ड्राइंग जो नेक्स्ट इनका वर्क है, जो ट्रांसलेशन है बेसिकली इन्होंने किया है ट्रांसलेट हाइमन्स फॉर द ड्रॉइंग, ठीक है। मैं आपको ये सभी बता रही हूँ, इनको आपने नोट डाउन करना है। 1981 ये भी इनका बेसिकली मेजर ट्रांसलेशन में से एक है। नेक्स्ट वी हैव द इंटीरियर लैंडस्केप, द इंटीरियर लैंडस्केप, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि ये सभी इनके ट्रांसलेशन वर्क्स हैं, राइट। 3 वी हैव मेजर एंड नंबर 4 वी हैव फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। ये जो इनका आ रहा है बेसिकली 1967 में आ रहा है, द इंटीरियर लैंडस्केप एंड फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया। नंबर 4 फोक टेल्स ऑफ इंडिया, दिस केम 1991। तो यहाँ पर हम लोगों ने इनके जितने भी ट्रांसलेशंस वर्क हैं मेजर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव डिस्कस्ड। अभी क्विकली लेट्स टॉक अबाउट जयंत महापात्रा। तो गाइज नेक्स्ट वी हैव जयंत महापात्रा, वन ऑफ द मेजर इंडियन इंग्लिश मॉडर्निस्ट पोइट्स में से एक है। मॉडर्निस्ट पोइट्स में से एक हैं आपके जयंत महापात्रा एंड इनको इनकी मिथ, मेमोरी
ओडिशा लैंडस्केप, साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी, इन सभी एसोसिएशन से हम इनको जानते हैं। एंड इंडियन पोइट हैं जिन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था अपने वर्क रिलेशनशिप के लिए 1981 व्हेन ही वॉन आपका साहित्य अकादमी अवार्ड। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ये इनका बेसिकली रिलेशनशिप जो है इनका लॉन्ग पोयम है, नॉट अ कलेक्शन, इट्स अ लॉन्ग पोयम रिलेशनशिप, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू रिसीव इट। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है जो ओडिशा का कल्चर है। आई एम राइटिंग हियर, ओडिशा, ओडिशा का जो बेसिकली कल्चर है उसको इन्होंने वहाँ की रिचुअल्स, मिथ, जियोग्राफी को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया है। स्पिरिचुअल सर्च यहाँ पर दिखाया है एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, रिलेशनशिप, सेल्फ एंड लैंड, पास्ट एंड प्रेजेंट, बॉडी एंड स्पिरिट, इन सभी पर। तो ओवरऑल आप देखेंगे 12 सेक्शंस हैं जो स्लो, मेडिटेशन एंड इंट्रोस्पेक्टिव हैं। एंड सिंबल भी इन्होंने यूज़ किया है लाइक टेम्पल, रिचुअल, रिवर एंड स्काई, सो एंड सो फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी नेक्स्ट वी हैव अ रेन ऑफ राइट्स। ये 1976 में आया है इनका, दिस इज दी पोएट्री कलेक्शन। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इट्स अ पोएट्री कलेक्शन और डार्क रिफ्लेक्शन बेसिकली एंड साइकोलॉजिकल है ये, जिसमें इन्होंने ह्यूमन सफरिंग, डिज़ायर, डेथ, हंगर, इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से डार्क जो इमेजरी है उसके बारे में इन्होंने बात किया है। पर्सनल पेन को इन्होंने इसमें यहाँ पे ब्लेंड किया है विद सोशल रियलिटीज़ के साथ, राइट। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव खुशवंत सिंह, इंडियन नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन है ये आपके, नॉन फॉर रियलिज्म एंड आयरनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनको हम इनके पार्टीशन थीम्स के लिए, कम्युनल जो हार्मनी है, ह्यूमन नेचर, हाइपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी के वर्क्स के लिए जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको इनका ट्रेन टू पाकिस्तान करके जाना है। 1956 पब्लिकेशन, पार्टीशन नॉवल है जिसमें आपको मानो माजरा, एक स्मॉल इंडो पाक बॉर्डर विलेज है जिसमें ये बेसिकली थ्रो ये सेटिंग रखी गई है स्टोरी की। और इसमें आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम विलेजर्स देखने मिल जाएंगे जो किस तरीके से पीसफुली रह रहे हैं अंटिल जब पार्टीशन जो वायलेंस था रीचेस देम, उससे पहले वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। और किस तरीके से एक ट्रेन होता है वो अराइव होता है जिसमें फुल ऑफ रिफ्यूजीज मिलते हैं, मतलब कि टेरर स्प्रेड होने लगता है बिकॉज ऑफ इट। जगत सिंह करके, जग्गा करके एक लोकल मतलब डकैत है इस पर्टिकुलर वॉक में। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जामिनेशन में भी कई बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट वी हैव आई शेल नॉट हियर द नाइटिंगेल, दिस इज 1959। ये इनका बेसिकली अमृतसर में सेटिंग किया गया है। और 1942 अंडर ब्रिटिश रूल इट वॉज रिटन, जिसमें आपको शेर सिंह मिल जाएगा एज ए प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, इसमें भी इन्होंने इमेजिन्स किया है कि किस तरीके से जो शेर सिंह है वो हिमसेल्फ अ फ्रीडम फाइटर है, ऐसा इमेजिन कर रहा है और सीक्रेटली वो मतलब एक फॉर्म कर रहा है ग्रुप को। सो दिस इज बेस्ड ऑन इट। तो मतलब ओवरऑल इट इज एसोसिएटेड विद फ्रीडम स्ट्रगल एंड इल्यूजन्स ऑफ हीरोइज्म। ठीक है, सो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट दी खुशवंत सिंह। अभी भवानी भट्टाचार्य, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइज इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट में से एक हैं जिन्हें हम सोशल रियलिज्म के लिए जानते हैं, सोशल रियलिज्म। ठीक है, तो भवानी भट्टाचार्य बेसिकली फोकस करते हैं कहीं ना कहीं हंगर, पॉवर्टी, फ्रीडम मूवमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी की बात करते हैं अपने वर्क्स में। इनकी जो नॉवेल्स है उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा जो गांधीयन आइडियल्स है, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ह्यूमन स्टोरीज। ठीक है, एंड क्लियर कंपैशनेट, सोशली कमिटेड राइटिंग्स इनकी देखने मिलती हैं। सो मैनी हंगर्स 1943 मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सोशल पॉलिटिकल नॉवल है। मैं आपको बता दूं भवानी भट्टाचार्य से क्रोनोलॉजी आपको डेफिनेटली पूछी जाती है, सो यू मस्ट प्रिपेयर एटलीस्ट 5 वर्क। और मैं क्रोनोलॉजी ऑलरेडी करा चुकी हूँ मेरे चैनल पर, नहीं वीडियो देखा है प्लीज़ कॉमेंट मी सो दैट आई कैन टैग यू और यू पर्टिकुलरली वॉच वीडियोज़ बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, जहाँ मैंने इन सभी को ओवरऑल जितने ऑथर्स आपसे मेजर की फिगर्स की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, वी हैव जस्ट रिवाइज दैम। ओके, अभी लेट्स टॉक अबाउट सो मैनी हंगर्स 1943। इसे आप देखेंगे जो इसका स्टोरी का जो बेसिकली सेटिंग है, इट्स अ बंगाल, जो ड्यूरिंग बंगाली फेमाइन था ना 1943, आप देखेंगे जो बंगाली फेमाइन चल रहा था, तो क्विट इंडियन मूवमेंट ऑल्सो, तो दिस इज बेस्ड ऑन इट। ओके, और इसमें आपको 2 पैरेलल स्टोरीज मिल जाएंगी, एक तो आपको मिल जाएगी समेंद्र जो बासु की फैमिली है और एक राहुल। ठीक है, तो बोथ दी फैमिलीज आपको पैरेलल स्टोरीज उसकी मिल जाएगी। फिजिकल हंगर, हंगर फॉर फ्रीडम, हंगर फॉर पावर, ये सभी चीज़ें इन्होंने टारगेट किया है। और ह्यूमन कोस्ट बताया है कि क्या कोस्ट रहा है ऑफ द बंगाली फेमाइन में ह्यूमन का। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव म्यूजिक फॉर मोहिनी 1952।
दिस इज बेस्ड ऑन मतलब अ नॉवल फॉर सोशल चेंज। इट इज मैरिज ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, विमेन की आइडेंटिटी पर बेस्ड ऑन है, जिसमें आपको मोहिनी एज ए मॉडर्न एजुकेटेड गर्ल जिसकी शादी हो जाती है इनटू अ वेरी ट्रेडिशनल रूरल जमींदार फैमिली के यहाँ पर, और किस तरीके से फिर स्ट्रगल शुरू होता है, एडजस्टमेंट शुरू होता है, और ग्रेजुअली शी ब्रिंग्स हार्मनी टू द हाउस होल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो ओवरऑल आप इसमें वीमेन का रोल देखेंगे इंडियन सोसाइटी में, मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशंस में दिखाया है, एडजस्टमेंट दिखाया है जो मैरिज लाइफ के में होता है, एंड जयदेव जो इसमें उसके हस्बैंड होते हैं आपके मोहिनी के। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव सलमान रश्दी, इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर है या आपके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर है, एंड मेजर फिगर है पोस्ट मॉडर्निज्म और मैजिकल रियलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मैजिकल रियलिज्म में। अभी रिसेंटली हम लोगों ने इनको डिस्कस भी किया था जब मैं पोस्ट मॉडर्निज्म में आपको बेस्ड मेजर फिगर्स डिस्कस कर रही थी। तो आप देखेंगे इनके जो वर्क्स हैं माइग्रेशन, आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स और हाइब्रिडिट पर बेस्ड ऑन रहते हैं। नॉन लीनियर नैरेटिव स्टाइल इनका रहता है, फैंटेसी को यूज़ करते हैं अपने वर्क्स में, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन मैजिकल रियलिस्ट नॉवल है, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज भी मिला है, एंड बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज भी मिला है, और आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस नॉवल सो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन। नेक्स्ट वी हैव द मून, नो द सैटेनिक वॉर्स हम लोग पहले करेंगे क्योंकि ये 1988 में आ रहा है। ये इनका पोस्ट मॉडर्न कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल है जिसमें इन्होंने 2 इंडियन एक्टर्स जो लंदन में है उनके बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव द मूर्स लास्ट साइन, ये इनका 1995, ठीक है। ये इनका एक फैमिली सागा है जो पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री पर बेस्ड ऑन है, जहाँ पर ये फॉलो करते हैं पावरफुल जो बेसिकली मतलब फैमिली है फ्रॉम कोचिन टू बॉम्बे, ठीक है। तो दिस इज बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री एंड सो फोर्थ। अभी लेट्स क्विकली रिवाइज अमिताभ घोष, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइज मैं आपको बता दूं अमिताभ घोष से भी आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब एक हाई वेटेज एरिया हमारा कवर होता है फ्रॉम दिस राइटर। इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं जिन्हें आप देखेंगे जिनका बिलोंगिंग कोलकाता से है। 1956 इनका टाइमलाइन है, और इनके जो वर्क आपको देख के जाने लाइक सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनके जो वर्क्स होते हैं ना उसमें आपको ब्लेंडिंग्स मिक्सअप मिलेगा, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइग्रेशन, आइडेंटिटी, कोलोनियलिज्म एंड साइंस एंड कल्चर की बात करते हैं अपने वर्क्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी राइटर्स में से एक है, जिनके जो आपको वर्क मैंने यहाँ पे मेजर 4 यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ, ये ज़रूर से आपको करने हैं। द शैडो लाइन्स इनका नॉवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बेस्ड ऑन है पार्टीशन, नेशनलिज्म एंड बॉर्डर मेमोरी एंड आइडेंटिटी पर, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे बॉर्डर किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है ओनली इन द माइंड, शैडो लाइन्स, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, जिसकी सेटिंग इन्होंने कोलकाता यानी कि ढाका में किया है, और इस पर्टिकुलर वर्क को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। नेक्स्ट वी हैव द कलकत्ता क्रॉम्सम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो इनका साइंस फिक्शन है जिसमें आपको मिस्ट्री, मेडिकल थ्रिलर भी देखने मिल जाएगा। ये बेसिकली जो सर रोनाल्ड रोज है ना, जो मलेरिया रिसर्च है उस पर बेस्ड ऑन है। यहाँ पर आपको जेनेटिक, साइंस, मिथ, सीक्रेट, कल्स, ये सभी चीज़ें देखने मिल जाएगी अपने आपके इनके इस वर्क में। और इस वर्क को अर्थर सी क्लैर्क अवार्ड मिला है, अर्थर सी क्लर्क अवार्ड मिला है। देखिए मैं डिस्कस कर चुकी हूँ गाइज इन माय पास्ट वीडियोस, सो यू प्लीज़ एडजस्ट और ज़रूर से इन सभी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। और ग्लास पैलेस वी हैव हिस्टोरिकल फिक्शन, ये इनका क्या है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, जिसमें आप देखेंगे फॉल ऑफ जो बम्स मोनार्की है ना, जो बेसिकली बम्स मोनार्की है, लाइक किंग जो थीबो है एंड क्वीन जो आपकी सप्लाइट है। तो इंडियन सोल्जर जो है बर्मा में कहीं ना कहीं कॉलोनियल एक्सपेंशंस है उससे एसोसिएटेड ये इनका वर्क है, वार, एम्पायर, माइग्रेशन, आइडेंटिटी पर बेस्ड ऑन है। अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इबिस ट्रिलॉजी, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये 3 नॉवल सीरीज है इनकी, जो ओपियम ट्रेड पर बेस्ड ऑन है, कॉलोनियलिज्म, माइग्रेशन अक्रॉस द इंडियन ओशंस, ठीक है। जिसका फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे सी ऑफ पॉपीज, आई हैव मैंशन हियर, एंड ये बेसिकली बिफोर ओपियम वार सेट हो रहा है। नेक्स्ट जो बुक है रिवर ऑफ स्मोक, ये बेसिकली आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ फोकस क्या है, जो ओपियम ट्रेड है उसमें जो फॉरेन मर्चेंट्स हैं और जो चाइनीज़ रेसिस्टेंस है उनको यहाँ पे टारगेट किया गया है। एंड जो थर्ड बुक है इसका फ्लड ऑफ फायर, तो इसमें इन्होंने फोकस किया है फर्स्ट ओपियम वार पे, ठीक है। तो 3 मेजर आपको नॉवेल्स जो इस सीरीज़ में है, इन तीनों को ही आपने प्रिपेयर करना है। ओवरऑल अमिताभ घोष हिस्टोरिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल एंड ओशियनिक नैरेटिव्स हैं,
और किस तरीके से इनका जो वर्क शैडो लाइन, पार्टीशन, मेमोरी और बॉर्डर्स पर बेस्ड ऑन है। कलकत्ता क्रॉम्सम में इन्होंने अल्टरनेटिव साइंस, मलेरिया मिस्ट्री कल्ट के बारे में बात किया है। ग्लास पैलेस में इन्होंने बम्स जो मोनार्की है, कॉलोनियलिज्म पर बात किया है। और इबिस्ट्रोलॉजी जो इनका ओपियम ट्रेड को डील कर रही है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड, आपको ये सभी रिवाइज रखना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। अभी लेट्स टॉक अबाउट शशि थरूर। सो गाइस, शशि थरूर जो बेसिकली आपके इंडियन राइटर हैं, एज वेल डिप्लोमेट हैं एंड पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, इनको इनके सटायर, पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए हम लोग जानते हैं और किस तरीके से ये रीराइट करते हैं हिस्ट्री को। राइट नाउ इनके जो मेजर वर्क आपको स्टडी करने हैं और रिवाइज करने एग्जाम पर्सपेक्टिव, वी हैव द ग्रेट इंडियन नॉवल, जो बेसिकली पॉलिटिकल सटायर है, जिसे इन्होंने 1989 में पब्लिश कराया है। इसमें आप देखेंगे इन्होंने जो महाभारत और पॉलिटिकल एलिगरी है ना, उसको रिटेल किया है। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये जो मैं आपको रिटेलिंग बताती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा वर्क है बेस्ड ऑन है रिटेलिंग ऑफ महाभारत और पॉलिटिकल एलिगरी। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंड इनका जो नेक्स्ट वर्क है शो बिजनेस, ये 1992 में आ रहा है। ये बेसिकली इनका बॉलीवुड सटायर है, जिसे आप मेटा फिक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी बताया है कि हाउ जो बॉलीवुड है वो मिक्स कर देते हैं फैंटेसी, सुपरस्टिशंस, पॉलिटिक्स एंड करप्शन, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो ओवरऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। शशि थरूर आपके इंडियन पोस्ट मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं, पॉलिटिकल सटायरिस्टिक है, और इनके जो ये वर्क है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। अभी लेट्स टॉक अबाउट विक्रम सेठ। सो गाइज, नेक्स्ट वी हैव विक्रम सेठ। इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, ट्रांसलेटर ही इज़। और मैं आपको बता दूं, इनको इनकी वर्सटैलिटी, लिरिकल प्रॉस और एक्सपेरिमेंटिंग विद फॉर्म्स के लिए जाना जाता है। अभी जो इनका वर्क एग्जामिनेशन में आपसे ग्रेट लेवल पर पूछा जाता है, इट्स अ सुइटेबल बॉय, जो इनका 1993 में आ रहा है। ये इनका लॉन्ग रियलिस्टिक नॉवल है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन इंग्लिश कंसिडर किया जाता है, जिसकी सेटिंग इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इंडिया है 1950s अराउंड रखा है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जिसमें आपको लता मेहरा एज ए कैरेक्टर मिल जाएंगी, जो सर्च कर रही है सुइटेबल बॉय टू मैरी, यू नो, ऑफकोर्स चूजन फ्रॉम 3 सूटर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पैरेलल स्टोरीज यहाँ पर मतलब शो की जा रही है, किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है, कास्ट इश्यूज है, पार्टीशन मेमोरीज हैं, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, ये सभी कहीं ना कहीं यहाँ इस पर्टिकुलर नॉवल में इंडियन सोसाइटी जो बेसिकली फैमिली स्ट्रक्चर रहता है, नेशन बिल्डिंग्स रहता है, उसको रिप्रेजेंट किया है with the help of this important topic of marriage, suitable boy, right? तो यहाँ पर लव वर्सेस अरेंज मैरिज, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, इन सभी चीज़ों को इम्पॉर्टेंस दिया है। और ये आपका नॉवल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे क्लासिक्स एग्जाम्पल दिखाया है इंडियन सोशल रियलिज्म का, और ग्रैंड नरेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर विक्टोरियन नॉवेल्स जैसे आपको डिकेंस, ऑस्टन, मतलब उनसे इन्फ्लुएंस्ड कहीं ना कहीं इसका जो एक नैरेटिव है, स्ट्रक्चर है, उसको मतलब यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट वी हैव द गोल्डन गेट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, 1986। यू सी इट्स अ वर्ड्स नॉवल, ये इनका वर्ड्स नॉवल है। एंड दिस इज रिटन इंटायरली, यू नो, मतलब इसको पुष्किन जो सोनेट फॉर्म है, पश्किन सोनेट फॉर्म है ना, उसमें इसको लिखा गया है। एंड इसका जो सेटिंग है इट्स फ्रांसिस्को। इसमें आप देखेंगे क्रॉनिकल द लाइव्स एंड रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, जिसमें आपको जॉन, फिल, एड एटसेट्रा आपको देखने मिल जाएंगे। तो इट्स अ मिक्स ऑफ कॉमेडी, रोमांस, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो लव एंड वर्क लाइफ के ऊपर बेस्ड ऑन है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे यूनिक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, अ मॉडर्न स्टोरी किस तरीके से टोल्ड की जाती है इन स्ट्रिक्ट पोइटिक मीटर में। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओवरऑल आपके विक्रम सेठ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे उपमन्या चैटर्जी और इनका जो इंग्लिश अगस्त वर्क है, दिस आज रिसेंटली जितने भी आपके एग्जामिनेशन है, ये बात ध्यान में रखिएगा, जितने भी मेजर ऑथर्स मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, और वी आर ऑन द नंबर 54, बेसिकली मैं आपको मेजर वर्क बता चुकी हूँ, ये सभी आपसे एग्जामिनेशन में रिसेंटली और मेनी टाइम पूछे गए हैं, यूजीसी नेट एंड अदर सेट एग्जामिनेशन ऑफ लिटरेचर। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ योर एग्जामिनर, आपको इन सभी वर्क्स को स्टडी करना है, एज आई सजेशन जस्ट गिविंग यू। ओके, अभी लेट्स क्विकली टॉक अबाउट उपन्या चटर्जी और उनका जो ये वर्क है।
सो गाइज उपमन्या चैटर्जी जो बेसिकली इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविल सर्वेंट है, आईएएस ऑफिसर हैं और इनको आयरनी, सटायर और ब्यूरोक्रेटिक रियलिज्म के लिए हम जानते हैं। अर्बन यूथ को ये कहीं ना कहीं पोर्ट्रे करते हैं अपने वर्क्स में। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क मैंने यहाँ पे ओनली वर्क मेंशन किया है, इंग्लिश ऑगस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका अनदर टाइटल या सब टाइटल आप बोल सकते हैं एन इंडियन स्टोरी, एंड इंडियन स्टोरी। ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 1988 ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, सटायरिकल नॉवल है, बेस्ड ऑन कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, जिसमें आपको अगस्त्या सेन, मतलब कि अगस्त्या सेन करके प्रोटैगनिस्ट मिल जाएगा इस वर्क के अंदर, जो एक यंग आईएएस ट्रेनी होता है, ठीक है। और इसका जो सेटिंग है, इन्होंने मैदना या मादना जो भी आप बोलेंगे, ये एक फिक्शनल डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इसकी सेटिंग की गई है। यहाँ पे जो अगस्त्या जो सेन है, जो प्रोटैगनिस्ट है, किस तरीके से वो स्ट्रगल कर रहा है विद लॉनलीनेस से, बॉर्डम से, कल्चरल शॉक से, जब वो पोस्टेड उसको कर दिया जाता है रूरल इंडिया में, ठीक है। तो दिस इज़ द नॉवल जहाँ पर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बेसिकली टारगेट क्या है और क्रिटिसाइज किया गया है इंडियन ब्यूरोक्रेसी पर। अब क्योंकि भाई ये आपके आईएएस ऑफिसर हैं, उपमन्या चैटर्जी, तो इन्होंने अपनी जो भी इनका एक्सपीरियंस था कहीं ना कहीं उसको इन्होंने शेयर किया अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चीज़ ज़रूर से ध्यान में रखना, क्योंकि इनका जो ये नॉवल है ना, लैंडमार्क नॉवल कंसीडर किया जाता है इंडियन इंग्लिश फिक्शन ऑफ द 1980s की अगर मैं बात करूं। और इसमें जो इन्होंने कॉलिक्वल लैंग्वेज का यूज़ किया है वो बेस्ड ऑन रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ है। सो गाइज नेक्स्ट वी हैव शशि देशपांडे, इंपॉर्टेंट इंडियन फेमिनिस्ट नॉवेलिस्ट में से एक हैं, जो विमेन की इनर लाइव्स और जो उनका साइलेंस है, जो पेट्रियार्की, मैरिज, आइडेंटिटी, इन सभी पर ओवरऑल आप बोल सकते हैं जो इनका फोकस एरिया है वो मिडिल क्लास इंडियन विमेन और उनका जो इमोशनल स्ट्रगल है उसको लेकर है। और इनका जो ये नॉवल है ना, दैट लॉन्ग साइलेंस, दिस इज बेस्ड ऑन और ग्रेट एग्जाम्पल 1988 पब्लिकेशन, जिसमें जो एक जया नाम की बेसिकली प्रोटैगनिस्ट है, हीरोइन ऑफ द नॉवल है, एक मिडिल क्लास की हाउसवाइफ होती है एंड ऑफ कोर्स राइटर भी होती है। तो जया जो है किस तरीके से फील करती है trapped in a silent condition, unfulfilled marriage, and reflects on her जो उसका सप्रेस्ड आइडेंटिटी है। सो दिस इज द नॉवल अबाउट। मैं मैनी टाइम आप लोगों को शशि देशपांडे बेस्ड ऑन वर्क्स डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी पास्ट वीडियोस में, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने इनका ये जो पूरा नॉवल है द लॉन्ग साइलेंस, इसका समराइज किया था। इसमें बेसिकली द फैमिली किस तरीके से मूव करती हैं, ठीक है, टू दादर आफ्टर हर हस्बैंड, जो उनका मोहन होता है, जब वो फेस करता है एन इंक्वायरी गिविंग हर स्पेस टू एग्जामाइन हर लाइफ। तो आप देखेंगे किस तरीके से शी रियलाइज द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ गुड वाइफ एंड हाउ वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन साइलेंट इन पेट्रियार्की एंड फीमेल्स इन फैमिलीज, इन इंडियन फैमिलीज, ठीक है। तो लॉनलीनेस एंड इमोशनल रिप्रेशंस आपको इसमें देखने मिल जाएगा। मोस्ट फेमस नॉवल है ये शशि देशपांडे का। नेक्स्ट वी हैव द डार्क होल्स नो टेरर, दिस इज 1980, और मैं आपको बता दूं दिस इज बेस्ड ऑन सरिता। जो सरिता बेसिकली प्रोटैगनिस्ट है, सरिता, ठीक है, जो एक डॉक्टर होती है। और मतलब इस पर्टिकुलर नॉवल में आप देखेंगे जो एक जो सरिता है वो किस तरीके से मैरिटल एब्यूज फ्रॉम हर इनसिक्योर हस्बैंड, मनोहर जिसका नाम होता है, हु फील्स इन्फेरियर टू हर प्रोफेशनल सक्सेस। भाई उसकी वाइफ डॉक्टर है तो उसका जो हस्बैंड है वो इन्फेरियर मतलब प्रोफेशनल सक्सेस फील करता है टूवर्ड्स अपनी वाइफ। तो शी रिटर्न्स टू हर पेरेंटल होम एंड कन्फ्रंट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा, राइट। सो इसमें आप देखेंगे कि जो डार्क है ना उसको सिंबलाइज किया है किस तरीके से, फियर, वॉयलेंस एंड हिडन ट्रुथ, राइट। डोमेस्टिक वायलेंस आपको इसमें देखने मिल जाएंगी, जो आपको मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में, इन इंडियन फैमिलीज में देखने मिल जाएगी, जहाँ पे जो वुमेन होती है वो वर्किंग होती है, जो मैन होता है वो ये रियलाइज ही नहीं कर पाता कि उसको काम भी करना है, ठीक है। सो दिस इज बेस्ड ऑन इट। और उसके बाद जो सिचुएशन जो वो सिचुएशन क्रिएट होती है इन दी फैमिलीज, एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्कस किया है, द डार्क होल्स नो टेरर, एक ऐसा डार्क होल्स नो टेरर, ठीक है। टाइटल में भी काफ़ी सारा कुछ सिंबोलिज्म आपका हिडन होता है। अभी नेक्स्ट टॉक अबाउट अरुंधति रॉय। अभी हम लोगों ने जो लास्ट वीडियोस में मैं आपको कॉन्टेम्प्रेरी राइटर्स करा रही थी, उसमें भी मैंने अरुंधति रॉय को सेट किया था, आई हैव इंक्लूडेड। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इनका जो ये वर्क है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट
एंड गाइज आपकी अरुंधति रॉय बुकर प्राइज विनर है एंड इनको लिरिकल प्रॉस पॉलिटिकल थीम्स के लिए जानते हैं. नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग शी यूज्ड एज शी बिलोंग टू कंटेम्प्रेरी लिटरेचर. तो इनका जो ये वर्क मैं बात करी थी 1997 सेम ईयर बुकर प्राइज इसको मिला है. फर्स्ट इंडियन वुमन है जिन्हों को ये मिला है. बेसिकली केरला में जो एमनम करके टाउन है उसमें इसकी सेटिंग रखी है और ये स्टोरी किस तरीके से मूव कर रही है बैक टू फोर्थ इन टाइम, यानी कि नॉन लीनियर पैटर्न यहाँ पर आपका फॉलो किया गया है, जिसमें आपको राहेल एस्था जो फैटर्नल ट्विंस हैं और अमून की जो मदर हैं, वेलुथा जो बेसिकली दलित कारपेंटर होता है और की फिगर है ऑफ द स्टोरी का. तो ये एक ट्रैजिक स्टोरी है जिसमें एक फैमिली जो है किस तरीके से ब्रोकन मतलब करती है बिकॉज ऑफ कास्ट लो, फॉरबिडन लव, ट्रोमा. सो दिस इज बेस्ड ऑन इट. ओके, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फॉरबिडन लव, चाइल्डहुड ट्रोमा पर बेस्ड ऑन ये इंपॉर्टेंट वर्क इनका अरुंधति रॉय का मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, समराइज्ड क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते ही मिलते हैं. जो गाइज नेक्स्ट वर्क है अरुंधति रॉय का द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस. दिस इज 2017. ये इनका पॉलिटिकल सोशल मल्टी लेयर्ड नॉवल है जो फ्रेगमेंटेड नॉन लीनियर अगेन नैरेटिव आपको इसमें देखने मिल जाएगा, जिसका सेटिंग इन्होंने दिल्ली जो कश्मीर, गुजरात, ओल्ड दिल्ली ग्रेवयार्ड में रखा है. और ये जो नॉवल है बेसिकली मतलब पॉलिटिक्स, वायलेंस, जेंडर ऑपरेशन पर बेस्ड ऑन है, जिसमें अंजुम होता है जो एक ट्रांस वुमन होता है, वो किस तरीके से मतलब अपने आप को चेंज कर लेता है. अंजुम पहले उसका नाम होता है आफ्ताब और आफ्ताब से वो कैसे अंजुम बन जाती है. सो दिस इज बेस्ड ऑन इट. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट झुम्पा लाहिरी. तो गाइज झुम्पा लाहिरी जो आपकी इंडियन अमेरिकन राइटर है, इंडियन अमेरिकन राइटर हैं और इमिग्रेशन, आइडेंटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पर ये बेस्ड ऑन अपने वर्क्स कहीं ना कहीं मतलब रिप्रेजेंट करती हैं. एंड वॉन द पुलित्जर प्राइज ऑल्सो. इंटरप्रिटर ऑफ मालाडीज इनका 1999 में आ रहा है. दिस इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए भी इसको 2000 में मिला है. मैं आपको बता दूं पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन को मिला है जो बेसिकली इमोशनल लाइव्स ऑफ इंडियन एंड इंडियन अमेरिकन इमिग्रेंट्स की है, उससे डील करती है. अभी नेक्स्ट वी हैव 2003 में इनका आया है द नेम सेक. इंपॉर्टेंट नॉवल है जिसमें स्टोरी है गोकुल गांगुली की, वो किस तरीके से बंगाली इमिग्रेंट है और उसके जो पेरेंट्स हैं इन अमेरिका. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अनअकस्टम्ड अर्थ. ये इनका 2008 में आ रहा है. दिस इज अगेन शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जहां पर इन्होंने सेकेंड जनरेशन जो इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है उसको डिस्कस किया है. अभी लेट्स क्विकली टॉक्ड अबाउट किरण देसाई. सो गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ऑथर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ऑल आर A1. डेफिनेटली क्वेश्चन 100% आपको मिलना है. और ये सिंगल वीडियो जो मेरा आज का है आपको कंप्लीट इंडियन इंग्लिश, जो आपका इंडियन इंग्लिश आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ये कंप्लीट वीडियो अगर आप रिवाइज कर लेते हैं 2 और 3 टाइम्स यू हैव डन विद इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. ट्रस्ट मी, यही टू द पॉइंट आपके वर्क्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से सर्कुलेट एग्जामिनेशन में होते हैं. थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन है तो PYQs एंड MCQs लगाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं आप फॉर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए. बट ट्रस्ट मी, आपसे पूछा इन्हीं से सर्कुलेट इनके वर्क से पूछा जाता है. किरण देसाई का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, हुला बुलू इन द गुआवा ऑर्चिड, ये दीज 2 वर्क इंपॉर्टेंट है. किरण देसाई इंडियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, डॉटर हैं ऑफकोर्स अनीता देसाई की, और नॉन फॉर थीम्स माइग्रेशन, एग्जाइल, आइडेंटिटी, ग्लोबलाइजेशन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स की ये बात करती हैं. मैनी टाइम आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस इंपॉर्टेंट राइटर. हुला बुलू जो इनका गुआवा ऑर्चिड है, दिस इज 1998. एक इनका कॉमिक नॉवल है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है संपत चावला जो एक लेजी यंग मैन होता है. जैसा कि आपने इंडियन फैमिलीज में देखा है, कोई ना कोई आपको एक लेजी पर्सन मिल जाएगा जो डज नॉट वॉन्ट टू वर्क इन हिज लाइफ, राइट, डोंट वॉन्ट टू अचीव एनी गोल इन हिज लाइफ. तो सेम थिंग आप देखेंगे इंडियन फैमिलीज में, कोई ना कोई आपके रिलेटिव्स में ज़रूर ऐसा कोई पर्सनैलिटी ज़रूर से होगा. तो उसी को अपने माइंड में रखिए और इस पर्टिकुलर वर्क को याद रखिए. तो आप देखेंगे कि वो जो बंदा है, जो संपत है, वो किस तरीके से अपने आप को गुआवा ट्री पर चढ़ जाता है. ही क्लाइम्स अ गुआवा ट्री एंड मिस्टेकन फॉर अ होली मैन. और जो हमारे मतलब एक कस्टम जो हमारा बिलीफ है, इंडियन फैमिली का जो एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, सो यू सी उसको एक होली मैन कंसीडर कर लेते हैं. पता नहीं उसको कुछ आता जाता तो नहीं है, इवन दो वी कंसीडर हिम अ होली मैन, राइट, बिकॉज ही ऑन द ट्री, गुआवा ट्री, दैट्स वाई वी कंसीडर हिम. But in actual situation, you see, it's a lazy young man. He has nothing to teach anybody. Okay, तो it's what? It is a comic novel. यहाँ comic किया गया है हमारा जो spiritual pretense है, जो social satire basically क्या है, absurdity, जो absurdity है हम लोगों का,
इंडियन फैमिलीज़ का, जो एक मैजिकल रियलिज्म यहाँ पर वो सभी चीज़ें एक्सप्लोर की गई है। तो इट्स अ सटायर ऑन ब्लाइंड फेथ, इंडियन ब्यूरोक्रेसी एंड ऑफ कोर्स मिडिल क्लास की जो अब्सर्डिटीज़ आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में, तो उसको कहीं ना कहीं मेंशन किया है। दिस इज ऑल अबाउट ओके। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इनका 2006 में आ रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसे इन्होंने कलिम्पोंग इंडिया एंड न्यूयॉर्क में इसका सेटिंग रखा है, कलिम्पोंग जो इंडिया का है। और इसमें आप देखेंगे इन्होंने इंटरव्यू किया है स्टोरीज़ को, लाइक साई की और बीजू की, और आपके जज जो हैं जैमू भाई। तो इसमें जो साई होता है, इन सभी कैरेक्टर्स को आपको एक तो ध्यान में रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा है साई, बीजू एंड जो जज होते हैं जैमू भाई करके, इन 3 पर्सपेक्टिव से आपको इसको स्टडी करना है। साई इसमें जो होती है वो ऑर्फन गर्ल होती है, वो किस तरीके से एंग्लिसाइज्ड ग्रैंडफादर के साथ रहती है। और बीजू जो इसमें होता है वो इलीगल इमिग्रेंट वर्किंग, वो न्यूयॉर्क में वर्क कर रहा है। और इसमें एक जज होता है जो एक कॉलोनियल मेंटेलिटी का बंदा होता है। तो इनके पर्सपेक्टिव से, मतलब इंटरवूवन क्या है स्टोरीज़ को इन सभी कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से, और बेस्ड ऑन है थीम्स माइग्रेशन, क्लास एंड रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। कुछ न्यू इसके अंदर नहीं है, सिर्फ इन्होंने वही सब चीज़ें डिस्कस की है, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, इनइक्वालिटीज़, माइग्रेशन एंड सो फोर्थ। अभी लेट्स क्विकली रिवाइज चेतन भगत। सो गाइस, चेतन भगत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट है, राइटर है, यूथ ओरिएंटेड फिक्शन बेसिकली एसोसिएटेड है। और इनके जो थीम्स रहते हैं एजुकेशन, प्रेशर, फ्रेंडशिप, लव, मिडिल क्लास स्ट्रगल को कहीं ना कहीं ये टारगेट करते हैं। करप्शन की भी बात करते हैं अपने वर्क्स में। सिंपल लैंग्वेज, मास अपील, दिस इज द टारगेट एंड वी नो हिम, राइट। और मैं आपको बता दूं, इनका जो मतलब राइट्स, ये जो राइटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कैंपस नॉवेल्स बेस्ड, आईआईटी और आईआईएम कल्चर को कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन है उस पर। अभी लेट्स टॉक अबाउट जो फर्स्ट मैंने यहाँ पे डिस्कस और मेंशन किया है 5 पॉइंट समवन। ये जो इनका वर्क है दिस केम 2004, और ये कैंपस नॉवल है बेस्ड ऑन आईआईटी, ठीक है। यहाँ पे मतलब स्टोरी है 3 आईआईटी स्टूडेंट की, हरी, आलोक, रियान। और जो आप 3 इडियट्स हम लोगों ने मूवी देखी थी ना, बॉलीवुड मूवी, उसी का बेसिकली इसी पर बेस्ड ऑन है 5 पॉइंट समवन, ठीक है, 3 इडियट्स। तो उसमें हरी, आलोक, रियॉन ये रियल हैं जो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं विद एकेडमिक प्रेशर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये फिल्म में भी अडॉप्ट हुआ है, जो आपका ऑफ कोर्स मैंने आपको यहाँ बता दिया। यहाँ इन्होंने इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इन्होंने बेसिकली यहाँ पे, और जो लेकनेस देखने मिलती है क्रिएटिविटी की इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, उसको कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट इनका वर्क है स्टेट्स। सो दिस इज द सब टाइटल वी हैव द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ठीक है। दिस केम 2009 एंड इट्स अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल रोमांटिक कॉमेडी नॉवेल्स है, जो आप देखेंगे 2 स्टेट्स करके मूवी भी आया था, तो दिस इज़ बेस्ड ऑन इट। तो इसमें लव स्टोरी दिखाई गई है क्रिश और अनाया की, जो एक पंजाबी होता है और एक तमिलियन होता है। तो आपने मूवी भी देखी होगी, 2 स्टेट करके आई थी, तो बेस्ड ऑन दिस नॉवल पर्टिकुलर चेतन भगत की। तो इनकी स्टोरीज़ बहुत बेस्ट रहती हैं, और आप देखेंगे बॉलीवुड में कई बार इनकी मूवीज़ भी मतलब ऑफकोर्स उसको दिखाया जाता है। एंड नेक्स्ट वी हैव रेवोल्यूशन 2020, जो इनका 2011 में आया है। तो यहाँ पर इन्होंने मतलब लव ट्रायंगल दिखाया है, पॉलिटिकल करप्शन नॉवल है ये बेसिकली, जिसमें इन्होंने गोपाल, आरती और राघव, जिसे इन्होंने वाराणसी में सेट किया है, और किस तरीके से जो करप्शन है इन एजुकेशन, पॉलिटिक्स और बिजनेस, इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट ऑथर है अनीता नेयर। सो फ्रेंड्स, अनीता नेयर जो आपकी इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं, नॉन फॉर विमेन सेंट्रिक नैरेटिव्स, विमेन सेंट्रिक नैरेटिव्स के लिए हम अनीता नेयर को जानते हैं, और फीमेल आइडेंटिटी, पेट्रियार्की, सेल्फ डिस्कवरी की ये बात करती हैं अपने वर्क्स में। लेडीज कॉप इनका 2001 में पब्लिश हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट नॉवल है। विमेन कंपार्टमेंट की यहाँ पे बात की गई है, लेडीज कॉप की, ऑफ अ ट्रेन में जो होता है। तो इसमें आपको जो हीरोइन है वो अखिला, उसका नाम है अखिला, अखिला नाम की विमन है, जिसकी स्टोरी इसमें उन्होंने मेंशन किया है। वो किस तरीके से एक सिंगल विमन होती है, अपनी 40s में ट्रैवल कर रही होती है इन दी लेडीज़ कंपार्टमेंट, वेयर 5 अदर विमन ऑल्सो शेयर करती हैं दियर लाइफ स्टोरीज। तो किस तरीके से दे हेल्प हर रियलाइज शी कैन बिल्ड हर लाइफ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ मैन। तो दिस इज बेस्ड ऑन फीमेल इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स सेलिब्रेट कर रही है कंटेम्प्रेरी इंडियन फेमिनिस्ट नॉवल को। नेक्स्ट वी हैव द बेटर मैन, दिस इज 1999 पब्लिकेशन इनका जो ये वर्क है, एंड ये नॉवल इनका स्मॉल केरला विलेज में सेट किया गया है, जिसमें आपको मुकुंदन करके हीरो मिल जाएगा, मुकुंदन, मुकुंदन, ठीक है।
दिस इज़ द हीरो नेम और मेन प्रोटैगनिस्ट जो किस तरीके से रिटर्न हो रहा है अपने विलेज और टू एस्केप हिज ट्रबल्ड पास्ट, और अपना जो उसका एक ट्रबल्ड पास्ट है उससे वो एस्केप हो रहा है, लेकिन उसका जो मोस्ट कंफर्ट है, उसका जो एक फियर है उसको वो डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दिया है। नेक्स्ट राइटर वी हैव चित्रा बनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन अमेरिकन राइटर है, ऑफकोर्स इंडियन अमेरिकन राइटर हैं एंड डायस्पोरा वुमेन्स आइडेंटिटी पर बेस्ड जो इनके वर्क्स रहते हैं। मिस्ट्रेस ऑफ स्पीशीज, ये इनका जो वर्क है 1997 में आ रहा है, व्हेन द गॉड व्हेन द व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट नॉवल बाय अरुंधति रॉय, या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, सेम ईयर आपका पब्लिश हो रहा है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, तो ये इनका बेस्ड ऑन है मैजिकल रियलिज्म, जिसमें आपको टीलू मिल जाएगा जो एक मिस्टिकल स्पाइस सेलर होता है। ठीक है, सो इसमें आप देखेंगे मतलब इन्होंने इमिग्रेशन और फीमेल एम्पावरमेंट के ऊपर बात किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इनका जो द पैलेस एल्यूजन्स है दिस इज 2008 में आ रहा है एंड फेमिनिस्ट रिटेलिंग है महाभारत का। द्रौपदीज पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिस्कस किया गया है, जिसमें इन्होंने मतलब मैथोलॉजिकल फिक्शन है और ऑफ कोर्स इसको मेजर वर्क कंसिडर किया जाता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग, नो नीड टू गो वेरी मच डिटेल, ओनली टाइटल इटसेल्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोहितम मिस्त्री। सो गाइज रोहितम मिस्त्री जो आपके इंडियन बॉर्न कैनेडियन नॉवलिस्ट हैं, इंडियन बॉर्न कैनेडियन नॉवलिस्ट हैं, और ये भी आपसे फैक्ट PYQ का पार्ट है, ऑलरेडी पूछा जा चुका है नेट एग्जामिनेशन में। और मैं आपको बता दूं इनको रियलिज्म, पारसी कम्युनिटी लाइफ के लिए एंड पॉलिटिकली इमरजेंसी पीरियड और जो मुंबई बेसिकली इनके जो वर्क्स हैं सेटिंग रहती है, तो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरऑल ये आपके मॉडर्न इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट में से है। और इनके जो मेजर वर्क्स यू हैव टू प्रिपेयर, इनका जो डिब्यूट नॉवल है सच अ लॉन्ग जर्नी जो इनका 1991 में आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे इन्होंने 1971 ड्यूरिंग इंडो पाकिस्तान वार, जो 1971 में इंडो पाकिस्तान वार हुआ था वो इसका बेसिकली सेटिंग रखा गया है। ये भी फैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, पार्ट है PYQ का। एंड यहाँ आप देखेंगे गुस्तव नॉबल जो एक पारसी बैंक क्लर्क होता है, किस तरीके से फॉलो कर रहा है स्टोरी को। अभी नेक्स्ट वी हैव द फाइन बैलेंस जो इनका 1995 में आ रहा है। ये इनका मोस्ट अक्लेम्ड नॉवल में से एक है, जिसे इन्होंने एमरजेंसी जब लगा था ना ड्यूरिंग 1975 टू 77 उस बेस्ड ड्यूरिंग इसको सेट किया गया है, जिसमें आपको दीना, ईश्वर, ओम प्रकाश, मानिक जैसे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। 4 कैरेक्टर्स बेसिकली सेंट्रल हैं, और इस वर्क को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया था बुकर प्राइज़ के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया था, ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ भी एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, बुकर प्राइज़ के लिए किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल आपने रोहितम मिस्त्री के दीज 2 वर्क प्रिपेयर करने। अभी मैं आपको लास्ट अनीता देसाई जो मेरी टुडेज वीडियो में लास्ट इंडियन इंग्लिश ऑथर्स में से एक है, और जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं 75 टोटल मैंने आपको मेजर वर्क यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इन 75 वर्क को एनी हाउ यू हैव टू रिवाइज टिल योर एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपको यहीं से बनेगा। दिस इज द फाइनल वीडियो, सिंगल वीडियो दैट गिव्स यू कंप्लीट सॉल्यूशन टुवर्ड्स योर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनीता देसाई, वन ऑफ मेजर इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट में से एक है, जिन्हें उनकी साइकोलॉजिकल रियलिज्म, इनर कॉन्साइंसनेस के लिए जानते हैं, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करती हैं, विमन के एक्सपीरियंस को ज़्यादातर ये अपने वर्क्स में शामिल करती हैं। और मैं आपको बता दूं इनको फ्रिक्वेंटली शॉर्ट लिस्ट किया है फॉर दी बुकर प्राइज के लिए, शॉर्ट लिस्ट किया है, कीप इन योर माइंड। अभी जो इनके मेजर वर्क आई हैव इंक्लूडेड हियर, क्लियर लाइट ऑफ डे जो इनका 1980 में आ रहा है एंड इट वाज कंसीडर मास्टरपीस, जिसको इन्होंने ओल्ड दिल्ली में डिस्कस और जिसका सेटिंग इन्होंने रखा है। स्टोरी है इसमें दास फैमिली की, वो किस तरीके से उसमें बिम एंड तारा उनको टारगेट किया है, उनको फोकस किया है स्टोरी के अंदर। मेमोरी, चाइल्डहुड, पार्टीशन, ये सभी चीज़ें आपको इसमें देखने मिल जाएंगी। बुकर प्राइज़ के लिए ये नॉवल इनका शॉर्ट लिस्ट हुआ है, नॉट वन, शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, शॉर्ट लिस्ट for Booker Prize. These facts can be asked in examination or already have been asked, so be prepared. In custody इनका 1984, this is focus on देवन शर्मा जो एक हिंदी लेक्चरर होता है, किस तरीके से ही wants to interview an उर्दू poet, बहुत ज़्यादा क्रश होता है इनको नूर जो होते हैं।
ठीक है। अभी क्योंकि डिक्लाइन है उर्दू कल्चर का इन दिस नॉवल, तो किस तरीके से जो आपके नूर हैं जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करते थे, अभी उनकी लाइफ जो है किस तरीके से डिक्लाइन हो रखी है, बिकॉज क्योंकि जिस वर्क से वो एसोसिएटेड है उसका डिक्लाइन हो रहा है। तो अकेडमिक फ्रस्ट्रेशन, लिटरेरी डिके आपको इस पर्टिकुलर नॉवल में दिख जाएगा। और इसको एक फिल्म में भी अडॉप्ट किया है इनकी इन कस्टडी को, ईशा मेल मर्चेंट करके। ठीक है, ये भी इनका वर्क बुकर प्राइज़ के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वी हैव फास्टिंग फीस्टिंग 1999। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो इसका फर्स्ट सेक्शन है इट इज़ इंडिया एंड द अदर सेक्शन अमेरिका। सो यू सी इन द फर्स्ट सेक्शन की उमा जो है किस तरीके से शी सफोकेट करती है अपनी लाइफ को विद इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, राइट। और नेक्स्ट जो अमेरिका है उसमें जो एक अरुण है, ठीक है। फर्स्ट जो इंडिया है वो ऊना के पर्सपेक्टिव से है, ऊमा लाइक। एंड जो नेक्स्ट अरुण है वो किस तरीके से अलाइनेशन में जी रहा है इन अ मटेरियलिस्टिक सोसाइटी। सो यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रियार्की इन्होंने दिखाई है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाया है, फैमिली प्रेशर के बारे में बात किया है। एंड ऑफ कोर्स दिस वर्क ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, ठीक है। तो वी हैव गाइज डन कंप्लीट इंडियन इंग्लिश लिटरेचर हियर। ऑलमोस्ट मैंने मेजर राइटर्स आपके साथ यहाँ साझा कर लिए, इन्हीं सबको आपने प्रिपेयर करना है। ओवरऑल 75 टोटल हमारे वर्क्स हैं। अभी क्योंकि मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं कर सकती, आई हैव रियली प्रॉब्लम टू जस्ट स्पीक कंटिन्यूअसली, तो क्योंकि 1 आवर ऑलरेडी हो चुका है। अभी नेक्स्ट में इसी तरीके से आपके जैसे अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर हो गया, जितना भी आपका जर्मन लिटरेचर हो गया, जितने भी आपको वर्क्स प्रिपेयर करने, फाइनलाइज जो आपको प्रिपरेशन देना है, जो रिवीजन देना है, उसी से पर्सपेक्टिव वीडियो है। सिंगल वीडियो कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन वीडियो है। आफ्टर वॉचिंग ज़रूर से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देखती हूँ आप लोग लाइक नहीं करते हैं एंड बहुत कंजूसी करते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करने में देर मत करना, ठीक है, क्योंकि वी रियली शेयर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। और एजुकेशनल वीडियो है, सो इसको जितना भी ज़्यादा शेयर कर सकते हो अमंग इम्पॉर्टेंट जो लिटरेचर हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो रियली वांट डाइव इनटू लिटरेचर, सो इट्स गुड टू गो, ओके। एंड ज़रूर से कमेंट लीव करना, एनी कमेंट दैट यू फील, और जस्ट कमेंट मस्ट भी कि आपने नेक्स्ट क्या स्टडी करना है, व्हाट योर स्ट्रेटेजी विल बी, आप क्या हेल्प चाहते हैं, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। So you just discuss with me so that I can give you solution, okay, because I have all the solution, all the aspirants of literature, right. We will meet in next video. Till then, bye bye.